बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो 24 अक्टूबर 1947 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और ये पाकिस्तान की एक स्टेट है। नाज़रीन इकराम, आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़पुर शरीफ में। और इसी तरह से फैज़पुर शरीफ की भी एक हिस्ट्री है कि 1965 में जब मंगला डैम की तामीर हुई थी तो उससे 3 साल कबल एक हाफिज मोहम्मद अली साहब के नाम से एक पीर थे जिनकी वसाल हुआ था जिनका, और फिर 3 साल के बाद जब उनकी कब्र कुशाई की गई तो वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही पाए गए, बल्कि उनकी रेश मुबारक जो है वो भी पहले से बढ़ चुकी थी। तो नाज़रीन इकराम, उन्हीं के फैज़ की वजह से इस गांव का नाम फैज़पुर शरीफ है। नाज़रीन इकराम, फैज़पुर शरीफ में आपकी मुलाकात एक ऐसी समाजी, सियासी और मारूफ शख्सियत से करवाते हैं जिनका हल्का अहबाब वसी पैमाने पर है। वो अपने इलाके की मकबूल तरीन शख्सियत हैं। सोशलिज्म में देखा जाए अगर तो उन्होंने अपने इलाके में बहुत पहले वेलफेयर के नाम से एक बनाई थी जिसमें मेडिसिन जो है वो फ्री आवाम को दी जाती थी। प्लस जो है उन्होंने एक जिम बनाया है जिसमें तमाम पहलवान या जितने भी प्लेयर लोग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। मेरी मुराद चौधरी साजिद हुसैन साहब हैं और वो अपने इलाके में मकबूल तरीन हैं और सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मैडम आपका और आपकी टीम का GM न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ आए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सर, सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे समाजी वर्कर हैं। आपने बहुत जो है अपने इलाके में खिदमत खल्क की है और लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट वाले स्पेसिफिक नाम से याद करते हैं और आपको हमेशा याद करते रहेंगे। आपका सर जवानी से लेकर बचपन से लेकर जवानी तक और अब तक का सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदैन की दुआएं बचपन से लेके आज तक। मैं शुरू से अपने फैज़पुर शरीफ का जो हमारा हाई स्कूल है वहाँ मैं पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद दीनी तालीम मैंने अपने पीर खाने से हासिल की है, जो भी मेरे नसीब में थोड़ा बहुत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीर साहब के साथ भी जो MLA हैं पीर मोहम्मद अतीक और रहमान साहब, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है, तो मैं काफ़ी अर्सा उनके साथ भी रहा हूँ। तो उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। तो मैं अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे हो सकता है, जितनी मेरी ताकत है या मेरी बसात है, उसके मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ अपने इलाके के लिए कि मुझसे जो भी कोई बेहतर काम हो सके मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। और इंशाअल्लाह बाकी जो ज़िंदगी है उसके लिए भी मैं अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए मैं खिदमत खल्क का इंशाअल्लाह वो जज्बा मेरे अंदर हमेशा रहेगा जिस तरह है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से अगर अल्लाह पाक किसी की मदद करे तो मैं उसमें निहायत मुझे खुशी होगी। माशाल्लाह से। सर, वेलफेयर जो आपने फर्स्ट एड के नाम से स्टार्ट किया था, वेलफेयर स्टार्ट की थी, इसको आपने किस तरह से सोचा, किस तरह से तरतीब दिया, किस तरह से सर आपने इसको प्लान किया और इसकी एक्टिवेशन कैसे की और इसका आपको ख्याल कैसे आया? सर मैडम, मैं एक दफ़ा उधर अपने जो गाँव उधर बैठा हुआ था, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अंसर शहजाद। तो इत्तेफाक है वो जो हमारी फ़र्स्ट एड बनी हुई है वो वहाँ मौजूद था। एक बीमार आदमी आया, उसने डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया और वहाँ फ़र्स्ट एड में कोई दवाइयाँ वगैरह तो थी नहीं। तो चेक के बाद उन्होंने उसको मेडिसिन लिख के दी कि आप वहाँ से स्टोर से ले लें। तो उसने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सरकारी डिस्पेंसरी में आया हूँ, तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो खैर वो बेचारा चला गया। वो मेरा दोस्त है, वो मुझे शाम को मिला, उसने कहा जी इस तरह का ये मसला है इधर। तो मैं उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2 दिन बाकी थे, मैं इंग्लैंड जा रहा था। तो मैंने उससे वादा किया जी कि मैं वापस आके इंशाल्लाह ये मेडिसिन जो है आवाम को कोशिश करूँगा फ्री मुहैया करने की। तो मैं वापस आया, फिर मैंने वहाँ एक मेडिकल स्टोर बनाया जिसमें तकरीबन 5 साल तक वो लोगों को फ्री मेडिसिन जो है वो हम देते रहे। तो तकरीबन मेरा ख्याल है अब भी मेरे पास वो रजिस्टर वगैरह पड़े हुए हैं जो लड़के उधर काम करते थे, बेशुमार लोगों को। अब खैर और भी फर्स्ट एड उधर बने हुए हैं। तो उस वक्त जब नहीं था तो मैंने ये शुरू किया और लोगों को ना मतलब जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने किया उसके लिए।
माशाल्लाह से सर। सबसे बड़ी बात यह है सर कि आजकल जो है हिदमत खल्क की तरफ रुझान लोगों का अगर है तो कम से कम मैं कहती हूँ 100 में से 30% का होगा, 70% अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमतों में से एक नेमत होती है कि हम आवाम के बारे में सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि समाजी पहलू से अगर देखा जाए तो आपका ख़ानदान जो है आप वसी पैमाने पर या वसी तरीके से आप जो है हिदमत खल्क करते हैं, लेकिन आपने सियासत क्यों ज्वाइन नहीं की? मेरी सबसे पहले ये मैं आपको वाज़िया करूँ कि मुझे शुरू से घर से ये तरबियत ही नहीं है सियासत वाली, और ना ही मेरा ज़ाती ये शौक़ है। अच्छा। तो सियासी लोगों से मेरी वाबस्तगी तो है। मैं चूँकि पीर साहब हमारे सियासी थे, वो 5 दफ़ा MLA बने, तो मेरा उनके साथ मतलब बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मैं उनके साथ रहा हूँ। हमारे ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब, ये मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे बरादरी के भी हैं। मेरा इनसे भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। तो सियासतदानों से मेरा लगाव है, सियासत से नहीं। सही। तो सियासत मेरा शौक़ नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, समाजी अमल जो है ये या हिदमत खल्क को बहुत बड़ा अमल समझा जाता है सर, ये अमल आपके अंदर किस तरह से डेवलप हुआ? ये हकीकत जो है ना, ये मेरा जो पीर साहब से रब्ता था, उनसे लगाव था, वो उनकी जो सोच थी ना उसको मैंने पिक किया और फिर मैं मतलब उनकी सोच पे चलता रहा। जिस तरह वो अवाम की खिदमत या मरीदों से मोहब्बत करते थे, तो वही जज्बा ना मैं भी अपने अंदर लेके तो मैंने कोशिश की है कि अपने इलाके के लोगों की मतलब हर एतबार से उनकी खिदमत की जाए और उनके लिए कुछ ऐसा कर दूं कि मैं अगर दुनिया में ना भी रहूं तो वो मेरे लिए सदका जारिया बने। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बहुत अच्छी सर सोच है आपकी। अच्छा सर, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आपने अपनी ही कम्युनिटी में किस तरह से जो है इसको गेम को किस तरह से फ़रोग़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी सकाफ़ती गेम है। हमारे इलाके में हमारा बचपन था तो ये हमसे जो बड़े सीनियर लोग थे वो खेला करते थे, मैं भी देखता था, अक्सर ग्राउंड में जाया भी करते थे। तो उन्हें देख देख कर फिर हमने भी खेलना शुरू किया। तो जब मेरी उम्र मेरा ख्याल है 18 साल हुई तो हमारी जो फैज़पुर शरीफ की टीम थी मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मैं तकरीबन 20 साल तक पाकिस्तान में भी तकरीबन मियाँ अली, सरगोदा, मंडी, गुजरात मुख्तलिफ इलाकों में मैं ये वॉलीबॉल खेलता रहा हूँ और वो स्पोर्ट्स का जो है ना शौक़ वो अब भी मेरे अंदर वो उसी तरह ही है। माशाल्लाह से। तो सर आपने अपनी यूसी में भी कभी इसको डेवलप किए? खैर मैडम, आवाम के लिए अब भी बच्चे खेलते हैं, वहाँ 3-4 ग्राउंड है जो खेलते हैं। हमसे जो हो सकता है मतलब वॉलीबॉल या नेट उनको फ्राहम करना, या हमारे इलाके की दूसरी गेम है बाजूगिरी। तो आजकल बाजूगिरी का मतलब बड़ा इधर हमारे इलाके में रुझान है। तो पाकिस्तान के भी इलाके हैं, मेरा ख्याल है 2 जेलम और दीना, वहाँ तक ये खेल खेला जाता है। तो ये हमारे पहलवान साहब हैं राजा वसीम समुंदर साहब, वो अभी वो इस वक्त पाकिस्तान के चैम्पियन हैं। उन्होंने 4 मुकाबले जीते हैं। पहले मुकाबले में उन पर इनाम था 1 लाख, दूसरे मुकाबले में उनके मुकाबले पे इनाम थी भैंस जो तकरीबन 2.5-3 लाख की थी। तीसरा जो उनका मुकाबला हुआ है कोटली में, उन्होंने घोड़ा इनाम रखा हुआ था, वो भी उन्होंने विन किया है। चौथा मुकाबला ये 2 साल पहले मीरपुर हुआ है, 1 साल पहले, तो उस पर 10 लाख इनाम था। तो वो मुकाबला टाई हुआ है, बराबर हो गए हैं वो दोनों पहलवान, तो वो आधा आधा उनको दिया गया है। ये अभी हमने जो जिम बनवाई है ना, ये जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए फ्री है। मेरे एक दोस्त हैं पहलवान चौधरी रासिफ साहब, खानाबाद के हैं और इंग्लैंड वो होते हैं उधर रादरम में। तो वो खुद भी पहलवान है, उनका शौक भी है। तो उन्होंने मिल के मतलब ये जिम बनवाई है पहलवानों के लिए। स्पोर्ट्समैन खैर जितने हैं इंशाल्लाह उनके लिए फ्री होगी। तो बाकी जो है ये खेल है, हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी स्पोर्ट्स में गेमें आती हैं हमसे जो हो सकता है इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के उसमें डेवलपमेंट में हिस्सा लेंगे माशाल्लाह से। अच्छा सर, कोरोना जैसी वबाई बीमारी में आपको पता है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मतलब पूरी दुनिया जो है मुतासर हुई है इससे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कम्युनिटी में कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढा आवाम के लिए, जैसे कि माशाल्लाह से आपका जो इमेज है, आपका जो मंशूर है वो हिदमत खल्क है? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, ये मौज़ी मर्ज़ से
جس طرح پاکستان اس وقت مشکل میں دو چار ہے، تو ہمارے علاقے میں بھی بے شمار لوگوں نے غریب لوگوں کی مدد کی ہے. اس میں نے بھی، مجھے انگلینڈ سے بھائیوں نے بھتیجوں نے پیسے بھیجے تھے، تو کافی خاندانوں کو میں نے بھی پیکج دیے ہیں، راشن دیا ہے. کچھ لوگوں کو ایک ماہ کا 12 دن 14 دن اس طرح. بے شمار لوگ اور بھی تھے جنہوں نے یہ اس طرح کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے جو شام کو بھوکا سو جائے. الحمدللہ لوگ اچھے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے شروع سے پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں، اور چودھری عبدالمجید صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ آپ کی بڑی سپورٹ رہی ہے، تو ابھی سر پی ٹی آئی آپ نے جوائن کی، اس کی کیا ریزن ہے؟ میڈم یہ آپ نے سوال تو تھوڑا مشکل کیا ہے. بہرحال میں شروع سے پیپلز پارٹی میں تھا، چونکہ چوہے صاحب ہماری برادری کے ہیں، میرے پڑوسی ہیں، گاؤں کے ہیں. تو خان صاحب کا جو ویژن تھا اس پہ میں نے جب سرچ کیا، میں نے دیکھا کہ خان صاحب ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. شروع سے یہ دو ہی پارٹیاں رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو کافی لوگ ان سے بیزار تھے، اب مطلب اس طرح کا یہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے. خان صاحب کی اچھی سوچ تھی، تو الحمدللہ کافی دوست وہ انگلینڈ سے بھی مجھ سے رابطے میں تھے. تو ہم نے سوچا کہ چلیں خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کرے پاکستان کے حالات بدلیں اور اس ملک کا ایسے ایک دفعہ نقشہ چینج ہو کہ جیسے ان کا مطلب خان صاحب کی سوچ ہے، ان کا ویژن ہے، اللہ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے. جی تو ناظرین اکرام، یہ تھی ساجد حسین چودھری صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور بہت اچھا میسیج انہوں نے عوام کے لیے دیا کہ خدمت خلق کے لیے وہ خمدن گوش ہر وقت ریڈی ہیں، ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اور پلس انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کا ویژن بہت پازیٹیو ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.